तो हिंदी साहित्य टॉपिक चल रहा था हमारा, और हिंदी साहित्य में हमने सबसे पहले पढ़ा था हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और किसने वर्गीकरण किया और कैसे कैसे वर्गीकरण किया, वो सारी चीज़ें हमने इन डिटेल में समझ ली थी। उसके बाद हमने पढ़ा हिंदी साहित्य का वर्गीकरण, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था आदिकाल और दूसरा हमने पढ़ा था भक्ति काल। इसके बाद जो हमारा आज तीसरा जो वेद है, जिसे हम क्या कहते हैं, उत्तर मध्यकाल या फिर रीतिकाल। यदि इसके संबंध में बात की जाए तो यहाँ से आपके जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं और किन किन बिंदुओं से पूछे जाते हैं, वो सारे ही पॉइंट हम आपको इन डिटेल में साथ ही साथ बताते चलेंगे कि आपके जो प्रश्न बनते हैं वो आपके यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक, तो यहाँ पर यदि इसकी बात की जाए रीतिकाल की, तो 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक का क्या है, इसका समय काल है। ठीक, इसके बाद यदि इसके अन्य नाम की बात की जाए तो आपके अन्य नाम से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे सीधा ही बोल दिया जाता है कि रीतिकाल या किसी भी काल का अन्य नाम क्या है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, या फिर आपसे पूछा जाता है इनमें से कोई भी आपका एक अन्य नाम ले लिया जाता है और उसमें से पूछा जाता है कि ये किस काल का नाम है। ठीक, तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो अन्य नाम होंगे वो सभी के आपको याद रहने चाहिए, चारों वेदों के। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला है मिश्र बंधु। तो मिश्र बंधु ने बोला था इसे अलंकृत काल। ठीक, इसके बाद रामचंद्र शुक्ल जो थे उन्होंने बोला था रीतिकाल। रामचंद्र शुक्ल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको अच्छे से पता होगी। हिंदी साहित्य में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके रामचंद्र शुक्ल। ठीक, इसके बाद यदि विश्वनाथ की बात की जाए तो विश्वनाथ प्रसाद ने इसका जो नाम रखा था वो था श्रृंगार काल। ठीक, अब यहाँ पर पूछा जाए कि रीतिकाल इसका नाम जो रखा गया है वो क्यों रखा गया है, तो इसके संबंध में समझते हैं। इस समय के काव्य को रीति काव्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि हिंदी में रीति या काव्य रीति दोनों ही शब्द एक समान है। ठीक, रीति या काव्य रीति शब्द का प्रयोग काव्य शास्त्र के लिए हुआ था। रीति और काव्य रीति इन दोनों का संबंध जो था वो किससे था, काव्य शास्त्र से। काव्य शास्त्र के लिए ही इन दोनों शब्दों की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। ठीक, अब यहाँ पर आप ये देख रहे हो रीति और काव्य रीति, तो यहाँ पर आप 100% एक चीज़ याद रखिए कि काव्य का बहुत बड़ा रोल होता है इस वेद में। तो आप याद रखोगे अलंकार, रस आदि का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं। तो काव्य शास्त्रबद्ध सामान्य सृजन प्रवृत्ति और रस, देखिए रस, अलंकार आदि के निरूपक बहुसंख्यक लक्षण ग्रंथों को ध्यान में रखते हुए इस समय के काव्य को रीति काव्य कहा जाता है। तो काव्य के संबंध में आप अच्छे से जानते हो कि काव्य क्या होता है। काव्य में आपके रस, छंद, अलंकार ये सभी आ जाते हैं। तो काव्य के अंदर जितने भी पॉइंट आपके आते हैं वो सभी पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इसीलिए यहाँ पर इसका नाम क्या रखा गया था, रीति काल या रीति काव्य। दूसरा नाम यदि आपसे पूछा जाए तो रीति काव्य भी बोल सकते हैं आप इसे, काव्य रीति भी बोल सकते हैं, रीति काव्य भी बोल सकते हैं। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इस काव्य की श्रृंगारी प्रवृत्तियों की पुरानी परंपरा को स्पष्ट संकेत जो देने का कार्य किया था वो किसने किया था, जो प्राचीन जो भाषाएं जो चलती थी उस समय पे जो भाषाएं चलती थी उन्होंने ही किया था। जैसे कि आपकी हो गई संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी और हिंदी के आदि काव्य तथा कृष्ण काव्य की श्रृंगारी प्रवृत्तियों में मिलते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें आपको अच्छे समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रीतिकालीन कविताओं में लक्षण ग्रंथ। इन्हें आप याद रखिए, रीतिकालीन कविताओं में क्या है, लक्षण ग्रंथ, नायिका भेद, श्रृंगारिकता आदि की जो प्रवृत्तियां मिलती हैं उनकी परंपरा संस्कृत साहित्य से चली आ रही है। अब संस्कृत साहित्य का मतलब क्या है, तो देखिए संस्कृत साहित्य का यही मतलब है कि वह साहित्य जिस समय पर संस्कृत में जो साहित्य लिखा जाता था उस समय के जो साहित्य था वही कहलाएगा आपका संस्कृत साहित्य। ठीक, तो उसी समय से
चली आ रही है। ठीक, अब इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए हिंदी साहित्य में आपके दो लोग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला रामचंद्र शुक्ल जी और दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक, तो इन्हें आप याद रखिए, इनसे संबंध में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन्होंने कहा भक्ति काल के कवियों ने संस्कृत के प्राचीन साहित्य रामायण और महाभारत से प्रेरणा ली है। ठीक, किस किस से प्रेरणा ली है? तो रामायण और महाभारत से। ये प्रश्न यदि पूछा जाता है तो आप बताओगे रामायण या महाभारत से प्रेरणा मिली है। ठीक, इसके बाद तो यह युग मुक्त रचनाओं का युग रहा है। ठीक, यह युग जो है किन रचनाओं का युग रहा है? यदि ये प्रश्न पूछा जाता है तो आप बताओगे मुक्त रचनाओं का युग रहा है। ठीक, और किसके कारण रहा है? क्योंकि यहाँ के जो रचनाकार थे उन्होंने रामायण और महाभारत इनके द्वारा प्रेरणा ली थी। ठीक, इसमें मुख्य रूप से क्या क्या लिखा गया था? तो कवित्व लिखे गए, सवैये लिखे गए और दोहे लिखे गए। ठीक, इसके बाद रीति ग्रंथ कवियों को कितने भागों में बांटा गया है? इस बात के बारे में यदि आपसे पूछा जाता है कि कितने भागों में बांटा गया है तो आप बताओगे कि रीति ग्रंथ कवियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। ठीक, अब इसके बाद सबसे पहला जो वर्ग है आपका वो क्या है? रीतिबद्ध कवि। ठीक, और दूसरा जो वर्ग है वो क्या है? रीति सिद्ध कवि। और तीसरा जो आपका वर्ग है वो क्या है? रीति मुक्त कवि। ठीक, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और उसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है रीतिबद्ध कवि के बारे में। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे पहला भेद जो हमें पढ़ना है वो है रीतिबद्ध कवि। यदि रीतिबद्ध कवि के प्रमुख कवियों के बारे में बात की जाए कि प्रमुख कवि कौन थे, तो आप बताओगे केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, सेनापति और देव। ठीक, ये सभी क्या थे? प्रमुख कवि थे। कब, किस समय के? तो आप बताओगे रीतिबद्ध कवि के। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो आप बताओगे कि कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है। ठीक, अब यदि आपसे पूछा जाता है कि केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा, तो आप बताओगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा था। ठीक, इसके बाद यदि केशवदास की बात की जाए तो केशवदास का पूरा नाम जो था वो क्या था? आचार्य केशवदास। ठीक, याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, इसके बाद इनके यदि जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 1555 ईस्वी में ओरछा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ओरछा में। ठीक, अब यहाँ पर ये ओरछा नरेश महाराज के भाई इंद्रजीत के दरबारी कवि थे। इंद्रजीत के ये दरबारी कवि भी थे, मंत्री भी थे और साथ ही साथ ये गुरु भी थे। इंद्रजीत जो थे उनके ये दरबारी कवि भी थे, मंत्री भी थे और साथ ही साथ ये गुरु भी थे। ठीक, अब इसके बाद इंद्रजीत ने इन्हें 21 गांव दिए थे। कितने गांव दिए थे? 21 गांव दिए थे। 21 गांव इन्हें इंद्रजीत की ओर से मिले थे। ठीक, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चिंतामणि। इनके बारे में समझते हैं। तो इनका जो जन्म काल है वो माना जाता है 1666 बी। और कहाँ पर? त्रिविक्रमपुर में। जिला कौन सा है? तो कानपुर है। ठीक, और रचना काल का जो समय माना जाता है वो क्या है? 1700 बी। ठीक, अब इसके बाद इनकी टोटल जो है वो 7 कृतियाँ प्राप्त हुई हैं। अब तक 7 कृतियाँ ही इनकी प्राप्त हुई हैं, जिनमें से सबसे पहली है काव्य विवेक, दूसरी कवि कुल कल्पतरु, तीसरी काव्य प्रकाश, चौथी छंद विचार पिंगल, पांचवी रस विलास, छठवीं श्रृंगार
मंजरी। इसके बाद 7वीं है कृष्ण चरित। ठीक, इसके बाद हमें पढ़ना है मती राम के बारे में। तो मती राम के बारे में समझते हैं। तो ये हिंदी के प्रसिद्ध ब्रजभाषी, क्या कहेंगे आप, ब्रजभाषी कवि थे। तो इसका मुख्य कारण क्या हो गया कि ये जो मतीराम जो थे, इनकी जितनी भी आपकी रचनाएं होंगी वो किस में होंगी, आपकी ब्रज भाषा में होंगी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इनका जन्म 1660 के आसपास माना जाता है। कंफर्म नहीं है कि 1660 में इनका जन्म हुआ था या नहीं, लेकिन ऐसा माना जाने का कारण क्या है, तो कारण को समझ लेते हैं। तो 1678 ईस्वी में इन्होंने अपनी प्रथम कृति, जिसका नाम क्या है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इनकी प्रथम कृति क्या है, फूल मंजरी। ठीक, तो फूल मंजरी जो थी वो जहांगीर के लिए इन्होंने लिखी थी। ठीक, और माना जाता है कि इस रचना के समय ये 18 वर्ष के रहे होंगे। ठीक, तो यही एक कारण है जो कि हमने आपको बताया था, इनका जन्म 1660 के आसपास माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, मतीराम ने 2 ग्रंथ लिखे थे, जिसमें से पहला है आपका रसराज, दूसरा है आपका ललित ललाम। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, लेकिन और अधिक खोजबीन जब करने के बाद हमें क्या पता लगा कि इन ग्रंथों की प्राप्ति और हुई है। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मतीराम का ग्रंथ रसराज, इंपोर्टेंट है। ठीक, याद रखिएगा, मतीराम का ग्रंथ रसराज इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो श्रृंगार रस और नायिका भेद पर लिखा गया था। इसमें सुकुमार भावों का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है। ठीक, इसका नेक्स्ट हमें पढ़ना है सेनापति के बारे में। तो इनको ब्रज भाषा का काव्य का शक्तिमान कवि माना जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि शक्तिमान कवि किसे माना जाता है, तो आप बोलोगे सेनापति को। ठीक, यदि कारण पूछ लिया जाए तो आप कारण बताओगे। इनका परिचय देने वाला जो स्त्रोत एकमात्र जो ग्रंथ है इनका, जिसका नाम है कवित्त रत्नाकर, इसकी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, ब्रजभाषा काव्य का शक्तिमान कवि। ठीक, इस पर नेक्स्ट पॉइंट है, इनके द्वारा रचित 2 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। ठीक, यहाँ पर बोला गया है इनके द्वारा सिर्फ एकमात्र एक ही ग्रंथ का उल्लेख किया गया है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इनके द्वारा रचित 2 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। सबसे पहला है आपका कवित्त रत्नाकर और दूसरा है आपका काव्य कल्पद्रुम। ठीक, अब यहाँ पर लेकिन काव्य कल्पद्रुम ये जो आपका ग्रंथ है, ये अभी तक आपको किसी को भी अभी तक भी मिला नहीं है। कितनी भी खोजबीन के बाद अभी तक ये वाला जो ग्रंथ है ये अभी तक मिल नहीं पाया है। ठीक, तो यहाँ पर ये जो आपका ग्रंथ है कवित्त रत्नाकर, इसके संबंध में कुछ और भी बातें होती हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, उन्हें देखते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कवित्त रत्नाकर। जो इसका ग्रंथ था वह 1706 में लिखा गया था और यह टोटल 5 तरंगों में विभाजित है। तो यहाँ पर प्रथम तरंग में 97 कवित्त मिलते हैं। इसके बाद द्वितीय तरंग में 74 कवित्त मिलते हैं। इसके बाद तृतीय तरंग में 62 कवित्त और 8 कुंडलियाँ मिलती हैं। ठीक, इसके बाद चतुर्थ तरंग जो है इसमें आपके 76 कवित्त मिलते हैं और पंचम तरंग जो है उसमें आपके 88 कवित्त मिलते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर इस ग्रंथ में 405 छंद हैं। ठीक, कुल मिलाकर कितने छंद हैं, 405 छंद हैं। ठीक, इसके बाद अब हमें समझना है देव के विषय में। तो देव का जो पूरा नाम है वो है आपका देवदत्त। याद रखिए, देवदत्त इनका पूरा नाम है। इनके कुल ग्रंथों की जो संख्या पूछी जाए तो आप बताओगे 42 से 72। इनके जो कुल ग्रंथ हैं वो 42 से 72 माने जाते हैं। काफ़ी सारे ग्रंथ हैं इनके। ठीक, इसके बाद देव के कवित्त और सवैये में प्रेम और सौंदर्य के इंद्रधनुषी चित्र मिलते हैं। ठीक, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दूसरा, जो हमें पढ़ना है रीति सिद्ध कवि। ठीक, पहला हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब दूसरा है रीति सिद्ध कवि। इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है बिहारी जी के बारे में, और बिहारी जी कितने इम्पोर्टेंट हैं हिंदी में ये बात आप अच्छे से जानते हो। ठीक, तो इनका पूरा नाम बिहारी लाल है। ठीक, इनका पूरा नाम क्या है? बिहारी लाल है। और एक क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है कि इनके गुरु का नाम क्या है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि इनके गुरु का नाम नरहरि दास है। ठीक, अब इसके बाद इनकी कविताओं में मुख्य विषय जो था वो श्रृंगार रस था। ठीक, और इन्होंने श्रृंगार के दोनों पक्षों का वर्णन किया है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। आप अच्छे से जानते होंगे जो श्रृंगार रस जो होता है वो रसों का राजा कहलाता है, और दूसरी चीज़ जो श्रृंगार रस जो होता है उसे दो भागों में बांटा जाता है, पहला संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। जब प्रेमी और प्रेमिका दोनों मिले हुए होते हैं तो वह संयोग श्रृंगार कहलाता है, और जब प्रेमी और प्रेमिका दोनों बिछड़ जाते हैं तो वह वियोग श्रृंगार कहलाता है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होगा। तो इसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम संयोग पक्ष का वर्णन। बिहारी जी ने सिर्फ संयोग पक्ष का वर्णन किया है, तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। और आपने प्रीवियस ईयर के यदि एग्जाम पेपर देखे हों तो उसमें आपने देखा ही होगा कि ये आपका देखने को मिल ही जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक, तो यहाँ पर दिया हुआ है, बत्रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहनु हसे देख कहे नटी जाए। तो यहाँ पर क्या होता है कि देखिए राधा जी और कृष्ण जी जब कभी भी मिलते हैं तो होता क्या है कि राधा जी उनसे चाहती हैं कि वो उनसे बात करें, लेकिन कृष्ण जी हमेशा क्या करते थे कि वो हमेशा ही मुरली को लेकर बजाने लग जाते थे और उनसे बात नहीं करते थे राधा से। ठीक, तो वहाँ पर क्या होता है, बत्रस लालच लाल की, बात करने के लालच से श्री कृष्ण जी की मुरली को राधा जी क्या करती हैं, छुपा देती हैं। ठीक, मुरली धरी लुकाए। इसके बाद सौ करे बोहन हसे, यानी कि अब वहाँ पर क्या होता है कि श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि मेरी जो मुरली है वो कहाँ पर है, तुमने देखी होगी, शायद तुमने ही उसे छुपाया है। तो यहाँ पर राधा जी क्या करती हैं, सौ करे यानी कि सौगंध खाती हैं कि मैंने नहीं ली है, और बोहनु हंसे यानी कि नैनो ही नैनो में हंसती हैं। दैन कहे नट जाए, तब श्री कृष्ण जी क्या समझ जाते हैं कि यदि आंखों ही आंखों में राधा जी हंस रही हैं तो इन्होंने ही मेरी जो मुरली है वो ली है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब वो उनसे मांगते हैं तब राधा जी बोलती हैं देन कहे नट जाए, यानी कि देने के लिए कहते हैं तो मना कर देती हैं कि मेरे पास नहीं है। ठीक, देन कहे नटी जाए, तो ये इसमें ये कहानी बताई गई है। ठीक, तो ये काफ़ी अच्छा वर्णन किया गया था इनके द्वारा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, काफ़ी बार एग्जाम में आता रहता है। ठीक, अब वियोग पक्ष का ये जो आपका वर्णन किया गया है इसे भी देखते हैं। इति आवत चली जात उत, चली छसातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सिंह रहे, लगी उसासनु साथ। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। ये जो बिहारी जी जो हैं, बिहारी जी ने जो एक वियोग में जब एक स्त्री होती है, यानी कि वियोग में एक नायिका जो होती है, उसका वर्णन घड़ी के एक पेंडुलम की तरह किया है। यानी कि घड़ी का पेंडुलम आप जानते ही हो, घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो इधर 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 हिलता रहता है। ठीक, तो यहाँ पर घड़ी के पेंडुलम की तरह इनका वर्णन किया गया है, जैसे कि इति आवत चली जात उत। जब नायिका जो होती है वो किस में होती है, वियोग में होती है। किस में होती है, वियोग में होती है। तब उसके हालात कैसे होते हैं कि कभी उधर चली जाती है, कभी इधर आ जाती है, कभी उधर चली जाती है तो कभी इधर आ जाती है। इसके बाद चली 6-7 तक हाथ, 6-7 हाथ उधर चली जाती है, 6-7 हाथ इधर आ जाती है, फिर 6-7 हाथ उधर चली जाएगी, फिर 6-7 हाथ इधर आ जाएगी। चढ़ी हिंडोरे सी रहे, लगी उसासनु साथ। अब होता क्या है कि उसकी जो सांसें जो होती हैं वो इस प्रकार से चढ़ी हुई होती हैं जैसे का घड़ी का जो पेंडुलम होता है वह दोलनाकार अवस्था में हो। ठीक, तो ये कहानी यहाँ पर बताई गई है। ठीक, तो यहाँ तक ये वाली चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बिहारी जी मूल रूप से
श्रृंगारी कवि हैं। ठीक, श्रृंगारी कवि हैं, यानी कि श्रृंगार रस पर ही इन्होंने कार्य किया था। ठीक, इनकी भक्ति भाव राधा कृष्ण के प्रति है। ठीक, राधा कृष्ण के प्रति ही इनकी भक्ति भाव है। ठीक, अब इसके बाद रसनीति के बारे में बात की जाए। दतिया राज्य के बरौनी क्षेत्र के जमींदार, ध्यान से समझिए इस पॉइंट को, दतिया राज्य के बरौनी क्षेत्र के जमींदार पृथ्वीराज सिंह रसनिधि नाम से रचना करते थे। यानी कि हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि रसनिधि जो नाम है वह सिर्फ रचनाओं में मिलेगा आपको। रसनिधि जो नाम है वह सिर्फ और सिर्फ किस में मिलेगा? रचनाओं में मिलेगा। लेकिन उनका जो रियल नाम था वो क्या था? पृथ्वीराज सिंह। तो पृथ्वीराज सिंह जो थे वही थे रसनिधि। ठीक, या फिर आपसे घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वीराज सिंह का अन्य नाम क्या है, या फिर आपसे पूछा जाए कि रसनिधि जी का अन्य नाम क्या है, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, इनका रचना काल 1660 से 1717 तक माना जाता है। ठीक, इसके बाद इनका नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने बिहारी सतसई को आदर्श मानकर एक ग्रंथ लिखा जिसे इनका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है और काफ़ी लोकप्रिय रहा था वह ग्रंथ। और वह ग्रंथ कौन सा है? रतन हजारा। ठीक, इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक, इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे कि रतन हजारा, गीति संग्रह, मांझ, गीति संग्रह 2 बार हो गया है। ठीक, इसके बाद है आपका अरिल, इसके बाद है हिंडोला आदि। ठीक, तो यहाँ तक आपको अच्छे समझ आ गया होगा। फिर इसके बाद तीसरे वेद की ओर चलते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना है तीसरा वेद जो है रीति मुक्त कवि। तो रीति मुक्त कवि कौन कौन है उनके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला है हमारा यहाँ पर घनानंद। तो घनानंद के विषय में समझते हैं। इनका अन्य नाम आनंद घन है। ठीक, देखिए अन्य नाम से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस बात का आपको याद रखना है। ठीक, इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 41 बताई जाती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना है आलम के विषय में। तो ये एक हिंदी कवि थे। कैसे कवि थे? हिंदी कवि थे। इनका कविता काल 1683 से 1703 ईस्वी तक माना जाता है। इनका अन्य नाम लालमणि त्रिपाठी है। इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन एक मुस्लिम महिला से विवाह करने के लिए इन्होंने अपना नाम बदलकर आलम रख लिया। ठीक, ये जो थे एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था लालमणि त्रिपाठी, लेकिन एक मुस्लिम महिला से विवाह करने के लिए इन्होंने अपना नाम रख लिया आलम। ठीक, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं आपकी माघबानल, कामकंदला। ठीक, दूसरी है सुदामा चरित, तीसरी है श्याम सनोही, चौथी है आलम केली। ठीक, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हमें पढ़ना है ठाकुर के विषय में। तो इन्हें रीति युक्त भावधारा के विशिष्ट और प्रेमी कवि माना जाता है। अब आपसे पूछा जाए रीति युक्त भावधारा के विशिष्ट या प्रेमी कवि किसे माना जाता है, तब आप बताओगे ठाकुर को। ठीक, इनका पूरा नाम देलखंडी ठाकुर दास है। ठीक, पूरा नाम क्या है? देलखंडी ठाकुर दास। ये राजा केसरी सिंह के दरबारी कवि थे। ठीक, इसके बाद बोधा। देखिए बोधा जो थे ना वो अपनी स्टोरी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। उनकी जो एक स्टोरी है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। तो वो स्टोरी आपको पूरी समझनी होगी और कुछ रचनाएं भी हैं या पुस्तक भी हैं तो वो भी आपको देखनी होंगी। जैसे कि
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बोधा एक रसिक कवि थे। रसिक कवि थे यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वो जो कविताएं वगैरह करते थे उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता था उसमें रस का प्रयोग किया जाता था, और रस आप अच्छे से जानते ही हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये पन्ना के दरबार में अक्सर जाया करते थे। पन्ना का जो राज दरबार था उसमें ये अक्सर जाया करते थे। वहाँ पर सुबहान, जिसे हम कहते हैं सुबहान, ठीक, सुबहान बोलो या सुबहान बोलो, बात एक ही है। ठीक, नामक एक वेश्या से इन्हें बेहद प्रेम हो गया। ठीक, जब यह बात महाराज को पता लगी तो महाराज ने बोधा को 6 माह का देश निकाला दे दिया। देखिए, देश निकाला या फिर ये कोई घर निकाला वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि 6 महीने के लिए यदि देश निकाला दिया है तो वो उस देश के अंदर 6 महीने तक कदम नहीं रख सकता वो इंसान, उसे देश के बाहर ही बाहर रहना होगा। ठीक, तो उसे 6 माह के लिए देश निकाला दे दिया। ठीक, उसके बाद वेश्या के वियोग में बोधा ने विरह बारिश नामक एक पुस्तक लिख डाली। कौन सी पुस्तक थी? विरह बारिश। यदि आपसे पूछा जाए कि विरह बारिश पुस्तक किसकी है तो वह किसकी है? बोधा की। अभी आगे की स्टोरी और देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट है, जब 6 महीने की सजा पूरी होने के बाद बोधा जो थे वो राज दरबार में उपस्थित हुए, तब महाराज ने उनसे पूछा, कहिए कविराज, अकल ठिकाने आई या नहीं? और पूछा, इन दिनों कुछ लिखा या नहीं? इस पर बोधा ने अपनी पुस्तक की, जो कि उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, अपनी पुस्तक के कुछ कवित्व सुनाए। ठीक, उन्होंने क्या किया? कुछ कवित्व सुनाए। इस पर महाराज ने कहा, श्रृंगार की बातें तो बहुत हो चुकी, अब कुछ नीति की बातें भी हो जाएं। इसके बाद बोधा ने एक छंद सुनाया। ठीक, अब एक जो छंद सुनाया था, इस छंद को सुनने के बाद महाराज ने बोधा से प्रसन्न होकर कुछ मांगने को कहा। तब इस पर बोधा के मुख से एक ही बात निकली, सुभान अल्लाह। और आप अच्छे से जानते हो कि सुभान कौन थी? सुभान वही वेश्या थी जिनसे वे प्यार करते थे। ठीक, महाराज ने बोधा की हाजिर जवाबी से प्रसन्न होकर बेहद खूबसूरत राजनृत्यिका यानी कि राजा के दरबार में वह नृत्य करती थी, वही जो वेश्या जो थी वही नृत्य करती थी, उसी का नाम था सुबान, जिसे हम कह सकते हैं सुबान। ठीक, को बोधा को उपहार में दे दिया। इस प्रकार से बोधा ने क्या किया कि अपने प्यार को हासिल कर लिया। ठीक, इसके बाद बोधा की अन्य कृतियां हैं, जैसे कि पहला विरह बारिश और दूसरा इशकनामा। ठीक, ये इशकनामा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। इशकनामा किसका है? तो ये बोधा का है। ठीक, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट देखना है, रीतिकाल के जो अन्य कवि हैं उन कवियों के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें होंगी सिर्फ हम वही जानेंगे, और उनकी जो रचनाएं हैं वो हमें समझनी है। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना है रीतिकाल के अन्य कवि। अब ये रीतिकाल के जो अन्य कवि हैं, इसमें आपके जितने भी आपके कवि हैं और उनकी जो रचनाएं हैं और उनसे इम्पोर्टेंट जो मिलती जुलती बातें हैं, सिर्फ वही बातें हम जानेंगे यहाँ पर, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उनकी जो रचनाएं हैं वो आपकी पूछी जाती हैं। ये सारा कंप्लीट करने के बाद आपका ये वाला जो पॉइंट होगा वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है भूषण के विषय में। तो भूषण वीर रस के कवि थे। जब कभी भी आपसे पूछा जाए किस रस के कवि थे, तो वीर रस के कवि थे। ठीक, इनके कुल 6 ग्रंथ हैं, जिनमें से ये 3 ग्रंथ जो अभी तक प्राप्त नहीं हो पाए हैं वो हैं आपके, सबसे पहला है भूषण हजारा, उसमें बा है और इसमें दा है। ठीक, इतना याद रखना है आपको। अब ये जो 3 ग्रंथ हैं ये आपके मिल चुके हैं। ठीक, टोटल 6 ग्रंथ थे, ये 3 ग्रंथ अभी तक मिल नहीं पाए हैं, और ये 3 ग्रंथ जो हैं वो आपके मिल चुके हैं। ये कौन सा है? शिवराज भूषण पहला,
दूसरा यहाँ देखिए, यहाँ पर ये जो है ये शिव बावनी है, ठीक, ये शिव बावनी है। इसके बाद तीसरा है आपका छात्रसाल दशक, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना है मुबारक अली के विषय में, ठीक। तो इनका पूरा नाम जो है वो है सैयद मुबारक अली बिलग्रामी, ठीक, सैयद मुबारक अली बिलग्रामी, ठीक। इनके सैकड़ों कवित्व और दोहे पुराने काव्य संग्रहों में मिलते हैं, किंतु अभी तक इनके अलकशतक और तिलशतक ये दो ग्रंथ हैं, ये अभी तक इनके मिल नहीं पाए हैं, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना है मंडन के विषय में। इनके 5 ग्रंथ मिलते हैं। सबसे पहला है आपका रस रत्नावली, दूसरा है आपका रस विलास, तीसरा है आपका जनक पचीसा, चौथा है आपका जानकी जू को ब्याह, ठीक, जानकी जू को ब्याह। इसके बाद आपका 5वां है नैन 50, ठीक। इसके बाद हमें पढ़ना है कुलपति मिश्र के बारे में। ये आगरा के रहने वाले थे। इनके मुख्य ग्रंथ रस रहस्य और मम्मट है, ठीक। इसके बाद इनके अन्य ग्रंथ हैं द्रोण पर्व, युक्ति तरंगिनी, नखशिखर, नखशिखर ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा जाता है, ठीक, संग्रह सार, इसके बाद गुण रस रहस्य, ठीक। इसके बाद हमें पढ़ना है सुखदेव मिश्रा के बारे में, ठीक। तो सुखदेव मिश्रा के बारे में समझते हैं। ये रायबरेली के रहने वाले मुगल कालीन कवि थे, यानी कि मुगल काल के समय के कवि थे, ठीक। इनके 7 ग्रंथ मिलते हैं। सबसे पहला है आपका वित्त विचार, दूसरा है आपका छंद विचार, तीसरा है आपका रसार्णव, इसके बाद चौथा है आपका फाजिल अली प्रकाश, इसके बाद 5वां है आपका श्रृंगार लता, ठीक। इसके बाद 6वां है आपका अध्यात्म प्रकाश, इसके बाद आपका 7वां है लास्ट दशरथ राय, ठीक। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट हमें समझना है कालिदास त्रिवेदी जी के बारे में। कि ये मुगल कालीन कवि थे, यानी कि ये मुगल काल के शासनकाल के कवि थे, ठीक। 1749 में बारबधु विनोद, क्या बारबधु विनोद की रचना की थी इन्होंने। इसके बाद 32 कवित्वों की एक छोटी सी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है जंजीरा बंद, ठीक। इसके बाद एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था राधा माधव बुधा मिलन विनोद, ठीक, राधा माधव बुधा मिलन विनोद, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इनका सबसे प्रसिद्ध संग्रह ग्रंथ जो था उसका नाम था कालिदास हजारा, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, याद रखिए इसे। इसके बाद हमें पढ़ना है राम के विषय में। माना जाता है कि इनके कवित्व कालिदास के हजारा में मिलते हैं, यानी कि जो राम जो थे इनके जो कवित्व हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, तो ये यहाँ पर मिलते हैं। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। कालिदास हजारा जो इनका जो मुख्य ग्रंथ था उसी में राम के जो कवित्व हैं वो भी मिलते हैं, ठीक। इनका एक हनुमान नाटक है और एक ग्रंथ है जिसका नाम है श्रृंगार सौरभ, ठीक। इसके बाद श्रीधर के बारे में समझते हैं। तो इनका अन्य नाम जो है वो है मुरलीधर, ठीक। इन्होंने कई पुस्तकें और फुटकल कविताएं लिखी। इनके 3 ग्रंथ हैं नायिका भेद, चित्रकाव्य और उसके बाद जंगनामा, ठीक। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है सूरती मिश्र।
ये आगरा के रहने वाले थे। कहाँ के? आगरा के रहने वाले थे। ठीक। इनकी दो रचनाएं हैं, पहली अलंकार माला, दूसरी अमर चंद्रिका। ठीक। इनके रीति ग्रंथ हैं, सबसे पहला अलंकार माला, दूसरा रस रतनमाला, तीसरा है रस सरस, चौथा है आपका रस ग्राहक चंद्रिका, पांचवा है आपका नख सिख, इसके बाद छठवा है आपका काव्य सिद्धांत और सातवां है आपका रस रत्नाकर। ठीक। इसके बाद हमें पढ़ना है कविंद्री के बारे में। तो कविंद्री के विषय में पढ़ते हैं। इनका वास्तविक नाम जो था वो है आपका उदयनाथ। ठीक। इनका वास्तविक नाम क्या है? उदयनाथ। या पूछा जाए कि अन्य नाम क्या है तो भी आप बताओगे उदयनाथ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी तीन प्रमुख पुस्तकें हैं। सबसे पहला रस चंद्रोदय, दूसरा जोग लीला, तीसरा विनोद चंद्रिका। ठीक। इसके बाद हम पढ़ते हैं श्रीपति के बारे में। तो इन्होंने 1777 ईस्वी में काव्य सरोज नामक एक रीति ग्रंथ बनाया था। ठीक। इनके अन्य ग्रंथ हैं कवि कल्पद्रुम, दूसरा रस सागर, तीसरा अनुप्रास विनोद, चौथा है विक्रम विलास, इसके बाद सरोज कलिका, इसके बाद अलंकार गंगा। ठीक। तो यहाँ तक आपको अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है वीर के विषय में पढ़ना है। इन्होंने कृष्ण चंद्रिका नामक एक ग्रंथ रस और नायिका भेद का 1779 में लिखा था। ठीक। इसके बाद कृष्ण के बारे में समझते हैं। इनका एक बिहारी सतसई पर टीका प्रसिद्ध है। ठीक। इसके बाद पराग के विषय में समझते हैं। इन्होंने 3 खंडों में अमरकोश की भाषा को सृजित किया था। ठीक। इसके बाद गंजराज उपाध्याय, तो गंजराज उपाध्याय के विषय में समझते हैं। इनके द्वारा रचित पिंगल भाषा का एक ग्रंथ बृहत्तर बहुत प्रसिद्ध है। ठीक। इसके बाद रसिक सुमित के बारे में समझते हैं। इन्होंने अलंकार चंद्रोदय नामक एक अलंकार ग्रंथ दोहों में बनाया। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। इन्होंने अलंकार चंद्रोदय नामक जो एक ग्रंथ था, अलंकार ग्रंथ जो कि अलंकार ग्रंथ था, और वो किस में बनाया? उन्होंने दोहों में बनाया। और आप अच्छे से जानते हो अलंकार छंद ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। ठीक। इन्होंने गंजन के विषय में समझते हैं। इन्होंने 1786 में कामरुद्दीन खां हुलास नामक एक श्रृंगार रस का एक ग्रंथ बनाया था। ठीक। तो ये चीज़ें आपको अच्छे समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अली मुहीब खां। ये आगरा के रहने वाले थे। इनका उपनाम प्रीतम था। इन्होंने 1787 में हास्य रस की एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है खटमल बाईसी। ठीक। खटमल बाईसी। इसके बाद भिखारी दास के बारे में समझते हैं। इनके ग्रंथ हैं श्रृंगार निर्णय, नाम प्रकाश कोश। ठीक। इसके बाद छंद प्रकाश, अमर प्रकाश, शतरंज शतिका, काव्य निर्णय, रस सारांश संबत। ठीक। इसके बाद छंदार्णव पिंगल। ठीक। इसके बाद विष्णु पुराण भाषा। इसके बाद हमें पढ़ना है भूपति के विषय में। इन्होंने 1791 में श्रृंगार के दोहों की एक सतसई बनाई थी। ठीक। सिर्फ इतना ही याद रखना है आपको। इनके ग्रंथ हैं कंठाभरण, सुर सरंताकर, रसदीप,
रस रत्नावली, ठीक। इसके बाद तोष निधि के विषय में समझते हैं। इन्होंने 1791 में सुधा निधि नामक एक ग्रंथ लिखा था, ठीक। इनकी 2 पुस्तकें हैं, पहली विनय शतक, दूसरा नखशिख, ठीक। इसके बाद सोमनाथ माथुर के विषय में समझते हैं। इनके 4 ग्रंथ हैं। सबसे पहला रस पीयूष निधि, दूसरा सुजान विलास, ठीक। इसके बाद तीसरा है कृष्ण लीलावती पंचाध्यायी। इसके बाद चौथा है आपका माघव विनोद नाटक, ठीक। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसी आशा करते हैं। और किसी प्रकार का यदि कोई भी कन्फ्यूजन है या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जो भी आपका कन्फ्यूजन होगा या डाउट होगा वो दूर किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हमें चौथा भेद पढ़ना है। ये तीसरा भेद था जो कि आपका कंप्लीट हो चुका है। अब पढ़ना है हमें चौथा भेद, जिसे हम कहते हैं आधुनिक काल या गद्य काल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।